नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपके सामने खड़ा हूं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेकर के। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर अप्रॉक्स 10 और मोर देन 10 मार्क्स का हो सकता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है और इस चैप्टर को मैं ऐसे ढंग से पढ़ाऊंगा जैसा आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। इतनी चीज़ें बता दूंगा जिनको आपको लगेगा ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, और वो सारा का सारा आपके कोर्स से ही है। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखते रहना है। आधे घंटे के लिए आप अपने सारे काम भूल करके हमारे साथ बैठ जाइए। मेरी गारंटी है कि आपको इसके बाद दोबारा फिर इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको हिंदी में बोलते हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके सामने 3 वर्ड आ रहे हैं, एक लीनियर, दूसरा इक्वेशन और तीसरा वेरिएबल। वैसे इन तीनों के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 9th में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी हम यहां पे जान लेते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है, इनकी मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर की, कि लीनियर एक्चुअल में क्या होता है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलें तो कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जो ax प्लस बी के रूप में लिखा हो उसको लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद कहा जाता है। ये जब आपने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी सीखा था। इसकी खासियत क्या है कि डिग्री यानी कि x की जो पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। दूसरा वर्ड है इसमें इक्वेशन। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। हिंदी में चलें अगर तो एक बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बराबर, साइन ऑफ इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर का चिन्ह यूज किया गया हो। अब बराबर के बाद 0 हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होंगे जिनमें इक्वल के बाद कोई नंबर या 0 लिखा है तो उसी को हम इक्वेशन या फिर समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये सब जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब एक समीकरण के उदाहरण हैं। थर्ड चीज इसमें यूज की गई है वेरिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं चर। द नंबर आर क्वांटिटीज whose value are not fixed forever is called variable. For example, a, b, c, x, y, z, इस तरीके का कोई भी वैल्यू जिसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकता हो। अब x की बात करें तो किसी इक्वेशन से x की वैल्यू कुछ आती है, y की बात करें तो किसी दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू कुछ आती है। यानी जैसे जैसे इक्वेशन बदलती है x, y, a, b, c, d जो हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। अब इन तीनों को यानी कि लीनियर, इक्वेशन और वेरिएबल, अगर इन तीनों के
प्रॉपर्टीज को एक में मिक्स कर दिया जाए तो जो इक्वेशन बन के आती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल का मीन्स हो गया कि उसमें कम से कम टू वेरिएबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे टू वेरिएबल यूज किए गए हैं x एंड y, इनकी डिग्री यानी इनकी पावर 1 है तो ये लीनियर हैं, और 2 होने की वजह से तो ये टू वेरिएबल हो गए। और इक्वल के साइन के साथ कोई नंबर लिखा है तो ये इक्वेशन हो गया। तो इसको फाइनली बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और इक्वेशन में लिख देता हूं 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। ये भले ही थोड़ा सा चेंज लिखी है, x अलग लिखा है y अलग लिखा है, लेकिन वेरिएबल 2 हैं और इक्वल का साइन यूज किया गया है तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। हम लोगों ने सीख लिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। हमारा ये जो चैप्टर है ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे सिंगल लीनियर इक्वेशन नहीं आने वाली, यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन आने वाली हैं। सिंगल लीनियर इक्वेशन के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन आपने क्लास 9th में सीखा है। यहाँ पे हम जो भी वर्क करेंगे वो टू लीनियर इक्वेशन के लिए वर्क करेंगे। तो जब कभी टू लीनियर इक्वेशन एक साथ ली जाती हैं, यानी कि जब उन पर कोई वर्क एक साथ किया जाता है, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। इसको हिंदी में युगपत समीकरण बोलते हैं। अब हम बात करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की, कि उसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है, उसका आंसर कैसे निकल सकता है। तो सॉल्यूशन के लिए हमको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन का पेयर लिख देता हूं। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक पेयर हो गया। इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होता है। जहां पे ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, वही पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर दें। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव आइदर अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यानी इसका मीन्स हो गया कि जब भी पेयर यानी कि दो समीकरण एक साथ लिए गए होंगे तो उनके सॉल्यूशन यानी उनके आंसर 3 तरीके से हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी केवल एक आंसर पॉसिबल हो। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया अनेक हल, चाहे जो लिख दो वो आपका आंसर हो जाए। और नो सॉल्यूशन यानी उस समीकरण का कोई हल निकले ही ना। यहां पे खास चीज ये बनती है कि जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कोई आंसर निकल के आता है, कोई आंसर निकलने का मतलब चाहे वो एक आंसर निकले या एक से ज्यादा निकले, तो ऐसी इक्वेशन को अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज at least one solution, otherwise it called inconsistent। तो यहां पे ये आपको ध्यान रखना है। इससे एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है कि दो समीकरण दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि इसका हल कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये दो मेरे पास लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं,
इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ पेपर पर जब भी आप टू इक्वेशन को ड्रॉ करोगे तो उसमें 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहला कंडीशन ऐसा पॉसिबल है कि जिस समय आप ग्राफ बनाओ उसका ग्राफ एक दूसरे को कट कर दे, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर कट कर दें। दूसरी कंडीशन होती है कि जब आप ग्राफ बनाओ तो ये कभी भी कट ना करें, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होके चली जाएं। और तीसरी कंडीशन ऐसी भी पॉसिबल है कि जब आप ग्राफ बनाओ तो कोई एक लाइन बनी हो और दूसरी लाइन इसी को ओवरलैप कर दे, या फिर कह लीजिए कोइंसिडेंट हो जाए, यानी कि उसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाए। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। ये पोजीशन जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है। यहां पे आपको मिल रही हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहां पे आपको मिल रही हैं पैरेलल लाइंस, और यहां पे मिल रही हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये 3 तरीके के ग्राफ पॉसिबल हैं। सॉल्यूशन के कंडीशन में देखें तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि ये सॉल्यूशन हमेशा लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होता है। यहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसमें ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप का मतलब जितने भी पॉइंट हैं वो सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी ये भी एक तरीके से इंटरसेक्ट ही हुआ। यहां पे भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट यहां पे ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को टच करेंगी ही नहीं, तो यहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो होता है ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन को बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे चूंकि टच ही नहीं करती तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, कोई हल ही नहीं निकलेगा। और यहां की जो कंडीशन होती है वो होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मीन्स हो गया कि चाहे जो आंसर लो वो सब आपका आंसर हो गया। अभी मैंने एक स्पेशल कंडीशन बताई थी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो मैंने कहा था जब सॉल्यूशन निकले तो वो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। तो अगर कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग चेक करें हम तो यहां पे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो ये जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट पेयर है। यहां पे सॉल्यूशन नहीं है तो फिर ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, और यहां पे भी सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट पेयर है। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत हल, और इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं असंगत हल। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। वैसे भी मैं कोशिश करता हूं जहां जहां पे वर्ड कुछ डिफिकल्ट होते हैं या मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं उसकी हिंदी में लिख देने के लिए मैं लिख देता हूं या फिर उसको बता देने का प्रयास करता हूं। क्योंकि जब हमें पता चल चुका है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है तो हम कुछ क्वेश्चन के ग्राफ बना करके देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो उनको सॉल्व करने में। मैं सीधे एग्जांपल आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन लेता हूं। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation graphically and geometrically. ये कुछ सिचुएशन दी गई है जिसको आपको ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली यानी कि उसकी इक्वेशन बना करके भी दिखाना है। इक्वेशन बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही मेंटली सोचना होता है। ध्यान यहां पे आप ये रखिएगा कि इसमें अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा, ना अपनी तरफ से कोई वर्क करिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए, जो जो आपका क्वेश्चन कहता जाए सिर्फ उतना कर दीजिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बात की आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी 2 लोग हैं, एक आफ्ताब और दूसरी उसकी डॉटर, तो उनकी कुछ ना कुछ तो एज होगी।
तो मेरा पहला वर्क है आफताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को लेट करना। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब एंड हिज डॉटर बी X and Y रेस्पेक्टिवली। अब इसके बाद मेरी कंडीशन स्टार्ट होती है। तो कंडीशन में उसने क्या कहा, 7 years एगो, 7 ईयर पहले की बात कर रहा है। तो 7 ईयर पहले, अब सोचने वाली बात है कि 7 ईयर पहले अगर आफताब की बात करें तो आफताब की एज 7 ईयर पहले यानी 7 साल कम होगी। तो सीधी सी बात है उसकी डॉटर भी तो 7 ईयर पहले 7 साल कम होगी। तो मैं दोनों की पता कर लूं। तो 7 years एगो एज ऑफ आफताब करंट में x ईयर का है, तो 7 ईयर एगो यानी कि इसमें 7 कम हो जाएगा, और 7 ईयर एगो एज ऑफ हिज डॉटर, तो डॉटर करंट में y ईयर की है, तो 7 ईयर एगो इसमें भी 7 कम हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी उस समय तुम जितनी बड़ी होगी मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम हूं। मैं मीन्स आफताब, तो आफताब की एज जो है वो x-7 है, ये अपनी डॉटर का 7 टाइम है। तो ये इज इक्वल टू हो गया 7 टाइम मल्टीप्लाइड बाई एज ऑफ हिज डॉटर। एक कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए। x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, y को x के डायरेक्शन में भेज दीजिए। x-7y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 49, x-7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन के तैयार हो गई। तो यहां पे देखा कुछ हमें करना नहीं पड़ा, लेकिन जनरली बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से डरते हैं। फिर आगे उसने बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। तो भाई करंट एज की बात अगर करें तो आफताब 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो उसकी डॉटर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो फिर 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफताब, जितने साल का था, 1 साल का था, उसमें 3 ईयर बढ़ गए, और 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ हिज डॉटर, तो उसकी डॉटर भी तो 3 साल बढ़ जाएगी। डॉटर की एज y थी, उसमें भी 3 साल बढ़ करके y+3 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन क्या बोल रहा है, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू, कि मैं तुम्हारा 3 टाइम का मतलब 3 गुना हो जाऊंगा, यानी कि मेरी एज तुम्हारी एज का 3 टाइम हो जाएगी। तो आफताब, मेरी एज मीन्स आफताब x+3, ये अपनी डॉटर का 3 टाइम हो जाएगा। तो 3 इंटू y+3 कैलकुलेट करिए। x+3 इज इक्वल टू 3y+9, y को y की डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में ले जाइए, तो x-3y इज इक्वल टू 9-3, 3 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, x-3y इज इक्वल टू 6, और ये दोनों इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो दोनों इक्वेशन मुझे बन गई, यानी कि मुझे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुका है मेरा, मुझे इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। ये हम लोगों को 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और ग्राफ बनाना आप क्लास 9th से सीख करके आए हो, फिर भी हम लोग यहां डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास
x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ग्राफ बनाने का सबसे इजी मेथड होता है कि दोनों वेरिएबल में से जिसका कोफिशिएंट कोई ना हो उसी की वैल्यू को हम फाइंड कर लें। तो इन दोनों में x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैं y को उधर ट्रांसफर कर दूं। तो x इज इक्वल टू, जब 7y उधर ट्रांसफर हो गए तो इधर निगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और -42 मेरे पास है ही। अब इसमें मैं डिफरेंट x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करूंगा और x की वैल्यू को मैं निकाल लूंगा। उसके लिए मुझे मिनिमम 3 सॉल्यूशन चाहिए, एक x का और एक y का। अब इसमें मुझे y की जगह पर अपने पास से कोई वैल्यू पुट करना है। तो अपने पास से जब मैं पुट करूं तो अगर 0 पुट करूंगा तो -42 आ जाएगा। 0 पुट करने से मुझे -42 तो मिल जाएगा, लेकिन ग्राफ पेपर पर -42 को रिप्रेजेंटेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ग्राफ पे 42 की वैल्यू नहीं होती। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि y की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं ताकि मुझे x की जो वैल्यू मिले वो स्मॉलर मिले। तो मैं सबसे पहले पुट करता हूं y इज इक्वल टू 5। तो जब मैं y इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा तो जरा देखिए x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। 7 इंटू 5 -42 इज इक्वल टू 7 5 जा 35 और 42 में से 35 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 7। अब जो ये मैंने पुट किया है y की वैल्यू 5 पुट किया है और x मेरे पास आया है 7, रख दीजिए। दोबारा आप पुट करिए 5 के बाद 6, तो मुझे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 -42, 42 माइनस 42 ये 0 हो गया, ये मुझे मिला 6 पे। फिर आगे बढ़ाइए 7, y इज इक्वल टू 7 पुट करिए, देन x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 49 42, 49 से 42 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी 7 बचा। यानी मुझे फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट्स पता चल चुके हैं। सेम इसी तरीके से अब मैं सेकंड इक्वेशन को लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहां पे भी x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैं x को ही निकालता हूं, 3y को उधर ट्रांसफर करिए तो ये माइनस का उधर पॉजिटिव हो जाएगा और 6 इधर पहले से ही पॉजिटिव है। अब यहां पर फिर से मुझे मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, एक x और एक y। तो अब y की वैल्यू मुझे पुट करनी है, लेकिन अब यहां देखिए अगर मैं y की वैल्यू पॉजिटिव में रखूंगा तो x बड़ा आने लगेगा। जैसे मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो 3 1 जा 3 एंड 6 तो x मेरा 9 आएगा। y की वैल्यू मैं 2 रखूं तो 6 प्लस 6 12 आएगा, और जितने ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में। तो मैं प्लस में, जब अगर प्लस से बड़ा हो जाए तो वैल्यू निगेटिव कर लीजिए, निगेटिव से बड़ा हो रहा हो तो वैल्यू पॉजिटिव कर लीजिए। तो आपका जो ग्राफ है वो रेंज में बनेगा, यानी कि बहुत बेकार सा या कुछ ऐसा नहीं बनेगा जो आपको बनाने में प्रॉब्लम होने लगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं पुट करता हूं y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, तो जब इस इक्वेशन में मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x मुझे मिलेगा 3 प्लस 0 प्लस 6 यानी कि 6। जब मैंने y 0 लिया तो x की वैल्यू 6 आई है। अब मैं y को पुट कर रहा हूं -1, देन x क्या मिलेगा 3 के साथ -1 एंड +6, तो -3 और +6, ये प्लस का 3 आ गया -1 पे। अब मैं y इज इक्वल टू ले रहा हूं -2, देन x इज इक्वल टू 3 के साथ -2 + 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इसके फर्स्ट इक्वेशन के भी 3 पॉइंट पता चल गए, सेकेंड इक्वेशन के भी 3 पॉइंट पता चल गए। अब इसको मैं ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो अब भाई मेरे बोर्ड पे तो ग्राफ पेपर नहीं है, आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा। आप ऐसे प्लस का साइन बना लीजिएगा, इनको एक्सिस बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी
सॉरी, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये एक्स एक्सिस है और जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है और इसको ओरिजिन बोलते हैं और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके ऊपर जितना हम राइट हैंड में लिखेंगे वो सब पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और लेफ्ट हैंड की तरफ निगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चूंकि ये सब आपका किया हुआ है, नया नहीं है, इसलिए मुझे इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मान लेता हूं कि आप इसको बना सकते हैं। वाई एक्सिस पे मैं चलूं तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब मैं अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंटेट करूंगा। एक्स और वाई में पॉजिटिव में 7 7 है तो मैं इसको 7 तक पहुंचा देता हूं। अब फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, एक्स पे माइनस का 7 है यानी ये पॉइंट हुआ और वाई पे प्लस का 5, तो प्लस का 5 ऊपर कहीं है। तो इस -7 वाली लाइन में मुझे प्लस के 5 वाली लाइन के आगे जहां पर भी पॉइंट मिल रहा हो उसको मैं मार्क कर दूंगा और यहां पे अपने पॉइंट को लिख दूंगा। दूसरा पॉइंट है एक्स पे 0 और वाई पे 6। तो जब एक्स पे 0 लोगे तो ये पॉइंट हुआ और वाई पे 6 आपके सामने ये कोई पॉइंट है, ये हो गया 0 एंड 6। तीसरा है जब एक्स पे 7 लोगे तो वाई पे 7, ये कहीं इस जगह पे आएगा 7 एंड 7। अब आप इन तीनों को ऐसे ज्वाइन करा दीजिए और जब आप इनको ज्वाइन कराओगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए और अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं हुई यानी तीनों पॉइंट एक स्केल में नहीं आए तो इसका मतलब आपके इन पॉइंट्स में कोई गलती हो गई है, आप दोबारा चेक करो। इस इक्वेशन को भी मैं इसी पे बनाऊं तो यहां पे मेरे पास है x पे 6 एंड y पे 0, तो x पे 6 एंड y पे 0 ये पॉइंट हो गया। x पे 3 एंड y पे -1, x पे 3 एंड y पे -1 इस जगह कहीं पे आएगा। फिर x पे 0 एंड y पे -2 ये पॉइंट हो गया, 0 एंड -2। अब इनके भी पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। इनकी पहचान के लिए कि कौन सी लाइन हमारी क्या है, हम उसके ऊपर उसका इक्वेशन लिख देंगे। ये लाइन हमारे पास थी x - 7y = -42 की और ये लाइन मेरे पास है x - 3y = 6 की, ताकि हमको पता चल सके कि कौन सी लाइन कहाँ पे बन रही है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब जितना बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later she buys another bat and 3 more ball of the same kind from 1300. Represents this situation algebraically and graphically. मैं इक्वेशन बना देता हूं, ग्राफ आप लोग खुद बना लोगे। यहां पे दो चीजें परचेज की जा रही हैं, बैट्स और दूसरा बॉल्स। मुझे ये नहीं पता है कि उनकी सेपरेट कास्ट क्या है, तो लेट कर लेता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट and 1 ball be ₹X and ₹Y respectively according to question आपसे बोल रहा है कि 3 bats and 6 ball ₹3900 की परचेज करी गई हैं। तो जब 1 बैट का प्राइस x रुपए है तो 3 बैट का प्राइस 3x रुपए हो जाएगा। 1 बॉल का प्राइस y रुपए है तो फिर 6 बॉल का प्राइस 6y हो जाएगा और ये मिल करके 3900 बन रहा है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, लेकिन ये इक्वेशन देखिए पूरी की पूरी 3 से डिविजिबल है, तो आप इसको 3 से
डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल डिवाइड नहीं करूंगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि 3 बॉल्स एंड 3 बैट्स। तो जब 3 बैट्स लेगा तो 3x रुपए लगेंगे, 3 बॉल लेगा तो 3y रुपए लगेंगे, और अब टोटल उसको रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं 1300। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। अब ये अल्जेब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है और ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर लोगे। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and graphically. सेम क्वेश्चन है, हमें सीधे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई हैं, एक एप्पल और एक ग्रेप्स। तो मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट द cost of 1 kg apple and 1 kg grapes be rupees X and rupees Y respectively according to question। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि 2 kg एप्पल की कास्ट 2x रुपए हो गई और 1 kg ग्रेप्स की कास्ट y रुपए हो गई, और ये दोनों मिलकर के 160 बना रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। एंड दोबारा उसने क्या किया है, 4 kg एप्पल लिया है तो 4x और प्लस 2 kg ग्रेप्स खरीदा है तो 2y इज इक्वल टू, अब हमारे पास बन रहा है 300। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब इस कंडीशन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ बनाना आपको सिखा चुका हूं, आप आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हो। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.1 एंड हो जाती है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी आपको इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। तब तक आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। नमस्कार।